जिले हिलाही जब भी मुंह खोलते हैं उनके मुंह से झूठ ही निकलता है। और आपको बता दें कि देश के इतिहास में, देश की हिस्ट्री में, यानी देश की तारीख में जब से हमारा देश भारत आज़ाद हुआ है तब से ये पहली बार हुआ है कि हमें इतना निकम्मा निजाम मिला है। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए। तो दोस्तों, हमारे क्वेश्चन आंसर के सेकेंड एपिसोड में आप सबका स्वागत है। खुशामदीद, वेलकम। तो बिना देरी करे हुए हम अपने पहले सवाल की तरफ आते हैं। तो पहला सवाल जो पूछा है तो उन्होंने ये हैं अंकित सक्सेना साहब। ये पूछ रहे हैं कि बता भी रहे हैं कुछ कि सिस्टर आपका एपिसोड हमको बहुत पसंद आता है और हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप इसी तरह सच्चाई को सामने आते रहें। हमारा इस वक्त एक ही सवाल है जो कि रीसेंट इशू पर है कि ना कोई हमारी सीमा में घुसा, ना हमारी कोई पोस्ट किसी के कब्जे में है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यही स्टेटमेंट कल दिया है। तो आप बताइए कि इस स्टेटमेंट में कितनी सच्चाई है। अगर हमारी पोस्ट किसी के कब्जे में नहीं है और हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा है तो फिर हमारे 20 सैनिक कैसे शहीद हो गए। तो अंकित सक्सेना साहब, अब आपको मैं क्या बताऊं, हमारे जिले हिलाही जब भी मुंह खोलते हैं उनके मुंह से झूठ ही निकलता है। और आपको बता दें कि देश के इतिहास में, देश की हिस्ट्री में, यानी देश की तारीख में जब से हमारा देश भारत आज़ाद हुआ है तब से ये पहली बार हुआ है कि हमें इतना निकम्मा निजाम मिला है। शहीद हुए 20 जवान हैं, उनकी रूहें इस वक्त सोच रही होंगी कि जब चीन हमारे सीमा के अंदर घुसा ही नहीं, हमारी जमीन उसके कब्जे में ही नहीं थी, तो हम शहीद ही क्यों हुए। असलियत ये है कि चीन ने गलवान घाटी के पूरे एरिया पर अपना दावा ठोक दिया है। From the Chinese side, we do not wish to see more clashes. The sovereignty of the Galvan Valley area has always belonged to China. और यही नहीं, जैसा कि मैं पहले अपने वीडियोस में बता चुकी हूं कि तकरीबन 60 स्क्वायर किलोमीटर की जो भारत की जमीन है वो भी इस वक्त चीन के कब्जे में है। और अमेरिकन एजेंसीज के द्वारा जो कुछ सैटेलाइट वीडियोस और पिक्चर्स लिए गए थे, जो कि हमारे न्यूज़पेपर्स में भी छपे हैं कुछ पिक्चर्स, उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि चीन ने वहां पर अपना हैवी कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है। जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हमारी कोई भी जमीन, हमारी कोई भी पोस्ट चीन के कब्जे में नहीं है और ना ही चीनी फौज हमारी सीमा के अंदर घुसी है। तो मुझे लगता है कि किसी को तो मोदी जी से यह सवाल पूछना चाहिए कि जब हमारी जमीन चीन के कब्जे में नहीं है और जब चीनी फौज हमारे बॉर्डर के अंदर नहीं घुसी है और कोई पोस्ट हमारी चीन के कब्जे में नहीं है, तो फिर आखिर 5 हफ्ते से लद्दाख में तनाव क्यों है। और कुछ ही दिन पहले दिल्ली में जनरल्स लेवल की बैठकें क्यों हुई थी और यह क्यों कहा गया था कि चीन 2 किलोमीटर पीछे हट गया। और मोदी जी से यह भी सवाल पूछना चाहिए कि जब चीनी फौज भारत की सीमा के अंदर नहीं घुसी थी तो भारतीय फौज किसके टेंट हटाने गई थी और कैसे हमारे 20 जवान बॉर्डर पर शहीद हो गए। यह है कि चीन सीमा क्रॉस करके हमारे एरिया में घुस आया है, वो भारतीय जमीन पर मौजूद है और जो जंग हुई थी जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, वो जंग भी हमारी ही जमीन पर लड़ी गई थी। तो चलिए दोस्तों, अब दूसरा सवाल लेते हैं। यह सवाल भी चीन, पाकिस्तान और नेपाल के बॉर्डर से ही जुड़ा हुआ है। तो ये सवाल पूछा है मजहर अली साहब ने। इन्होंने पूछा है, टेल मी अबाउट नेपाल बॉर्डर एंड गवर्नमेंट डूइंग फॉर द रेस्ट ऑफ बॉर्डर्स। वी आर गोइंग टू फाइट 3 साइड वॉर्स विद नेपाल, पाकिस्तान एंड चाइना टुगेदर। तो मोदी जी ने सारे पड़ोसी मुल्कों को अपना दुश्मन बना लिया है। एकमात्र कंट्री नेपाल, जो कि हिंदू राष्ट्र कहा जाता था और यही नहीं उसे भारत का बेटा कहा जाता था, वो भी आज हमें आंखें दिखा रहा है, हमसे लड़ने की धमकी दे रहा है।
इसके साथ तो हमारा कोई विवाद भी नहीं था। तो मजहर अली साहब, आपने इसमें 3 कंट्रीज के नाम लिए, मगर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा जो दोस्त पड़ोसी मुल्क था उसका नाम नहीं लिया, वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ मोदी जी के रिलेशनशिप इतने अच्छे थे कि बॉर्डर पर जो गांव मौजूद हैं उनके विवाद के चलते सैकड़ों गांव मोदी जी ने बांग्लादेश को गिफ्ट कर दिए। मगर जब यहां पर सीए कानून लाया गया, उसकी वजह से बांग्लादेश में इतना गुस्सा था कि मोदी जी को वहां फादर ऑफ नेशन के एक प्रोग्राम में जाना था, उसका कोई सेलिब्रेशन था, पर वहां पर प्रोटेस्ट के चलते कहा जाता है कि वहां की प्रधानमंत्री ने मोदी जी को वहां आने से मना कर दिया और मोदी जी को अपना वहां का दौरा कैंसिल करना पड़ा। अब आपको यहां एक बहुत अहम बात बता दें कि कल मोदी जी ने जो कहा है कि चीन ने हमारी कोई जमीन पर कब्जा नहीं किया, इससे कुछ ही दिन पहले चीन ने कहा था, वहां से एक स्टेटमेंट आया था कि अगर इंडिया ने जवाबी कार्रवाई की जुर्रत तक करी तो नेपाल और पाकिस्तान की तरफ से भी मोर्चा खुल सकता है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात की तरफ आपका ध्यान डाइवर्ट करना चाहती हूं कि सीएजी ने 2017 में अपनी एक रिपोर्ट पेश करी थी पार्लियामेंट में। उस रिपोर्ट के हिसाब से सीएजी ने बताया था कि अगर भारत एक साथ चीन और पाकिस्तान के साथ मोर्चे पर जंग लड़ता है तो उसके पास 12 दिन से ज्यादा का असलहा मौजूद नहीं है। यानी वो एक साथ अगर पाकिस्तान और चीन के साथ जंग लड़ता है एक ही वक्त में, तो वो 12 दिन से ज्यादा इन दोनों मुल्कों के आगे टिक नहीं पाएगा। जीत और हार की तो बात ही छोड़िए। लेकिन मोदी जी ने सीएजी जैसी संस्था का भी गला घोट दिया। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने अगले सवाल की तरफ आते हैं। तो अगला सवाल पूछा है मोहम्मद सुल्तान साहब ने। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर अर्शी साहिबा, मेरा सवाल है कि क्या चाइना आर्मी वापस चली गई है? तो मोहम्मद सुल्तान साहब, जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल कहा है, उनके हिसाब से तो हमारी कोई ज़मीन ना चीन के कब्जे में है और ना ही चीन हमारी सीमा के अंदर घुसा है। लेकिन ये बात सरासर झूठ है। असलियत ये है कि जैसा कि मैंने आपको अपने पहले सवाल के जवाब में बताया था कि जिस जंग में भारत के 20 सैनिक अभी अभी शहीद हुए थे, वो जंग हमारी चीन के साथ हमारी ही जमीन पर हुई थी। और इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक फ्राइडे की शाम को चीन ने जिन 10 सैनिकों को वापस किया है, रिहा किया है, उसमें से 2 मेजर और 2 कैप्टन रैंक के हैं, जिनका अभी मेडिकल एग्जामिनेशन चल रहा है। और 1962 के बाद से ऐसा पहली बार हुआ है कि चीन ने हमारे सैनिकों को बंदी बनाया है। और जैसा कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मोदी जी ने चीन के आगे आत्मसमर्पण कर दिया है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। इसीलिए मोदी जी ने कल अपने बयान में कहा है कि चीन ने हमारी कोई ज़मीन पर कब्जा नहीं किया। लेकिन असलियत ये है कि चीन को जो चाहिए था भारत की सीमा के अंदर घुसकर, उस पर उसने अपना कब्जा कर लिया है। वो अपने मकसद में कामयाब हो चुका है। तो दोस्तों, अब अगले सवाल की तरफ आते हैं जो पूछा है एहसान साहब ने। इन्होंने मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड पूछा है। इन्होंने पूछा है कि डॉक्टर, आई वांट टू नो इज देयर एनी क्योर फॉर ग्लोकोमा। तो पहले आप लोगों को बता दें कि जो ग्लोकोमा है वो एक आंख की डिजीज होती है, इट्स एन आई प्रॉब्लम, जिसमें आंख का प्रेशर बढ़ जाता है, जिसे कहते हैं इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। और इस प्रेशर के बढ़ने की वजह से इसका असर जो आंख की नस होती है, ऑप्टिक नर्व जिसे कहते हैं, जो रोशनी ब्रेन तक लेकर जाती है, उसमें डैमेज शुरू हो जाता है। उसकी कपिंग बढ़ जाती है, उसकी नर्व फाइबर्स जो होती है वो थिन हो जाती है, जिसकी वजह से शुरुआत में तो पेरिफेरल फील्ड यानी कि पेरिफेरी के जो चीज़ें हैं वो दिखना बंद होती है और ट्यूबुलर विजन हो जाता है, और लास्ट में ये ट्यूबुलर विजन भी खत्म हो जाता है और इंसान अंधा हो सकता है। इसको कहते हैं ऑप्टिक एट्रोफी हो गई, ग्लोकोमा की वजह से ऑप्टिक एट्रोफी हो गई। तो मैं आपको बता दूं कि ग्लोकोमा का ट्रीटमेंट है, ग्लोकोमा का ट्रीटमेंट मौजूद है। आपको अपने किसी ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, अच्छे ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, अपना प्रेशर टाइम टू टाइम चेक कराना चाहिए। उसके साथ कुछ टेस्ट होते हैं देखने के लिए कि ग्लोकोमा प्रोग्रेस कर रहा है या वहीं पर है, तो उसके लिए कहते हैं फील्ड टेस्ट करा जाता है, विजुअल फील्ड टेस्ट, और ओसीटी करा जाता है ऑप्टिक नर्व का, ये देखने के लिए कि कितनी नर्व फाइबर में थिनिंग हुई है, कितनी डैमेज हुई है। और फील्ड टेस्ट इसलिए होता है ये देखने के लिए कि कितनी फील्ड लॉस हुई है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि वो पेरिफेरल फील्ड पहले लॉस होनी शुरू होती है, टनल विजन रह जाता है और लास्ट में ये सेंट्रल विजन भी लॉस हो जाता है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका ग्लोकोमा किस लेवल का है, और उसके बाद उस हिसाब से मेडिकेशंस दी जाती हैं। तो अगर माइल्ड ग्लोकोमा है और उसका प्रेशर आराम से ड्रॉप से कंट्रोल किया जा सकता है, तो पहले हम ड्रॉप से स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर वो जो पेशेंट है वो किसी वजह से ड्रॉप सही टाइम पर नहीं ले रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है ग्लोकोमा, तो उसकी सर्जरी भी मौजूद है।
तरह तरह के वॉल्व्स मौजूद हैं जो डाल करके प्रेशर को डाउन किया जा सकता है, और कुछ सर्जरीज भी मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि ग्लोकोमा की डायग्नोसिस सही टाइम पर बननी चाहिए। मेरे पास काफ़ी ऐसे लोग आते हैं जो कि काफ़ी लास्ट स्टेज में पहुंचते हैं, तो ऐसे में मुश्किल हो जाता है उनकी विजन को, यानी उनकी आंख की रोशनी को बचा कर रखना। तो दोस्तों, अब हम अपने अगले सवाल की तरफ आते हैं, जो कि एक शिकायत भरा सवाल है, जिसमें कि हमारे अरशद रहमान साहब कहते हैं कि डॉक्टर अर्शी, लास्ट टाइम ऑल्सो इन योर क्वेश्चन एंड आंसर यू डिडंट मेंशन माय व्यूज, दिस टाइम ऑल्सो सेम, प्रोबेबली इट कुड बी इररेलेवेंट एंड नॉट पर्टिनेंट एट ऑल, माय व्यूज आर, सो नेक्स्ट टाइम आई मे नॉट पार्टिसिपेट इन क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, दो यू हैव द एक्सक्लूसिव राइट to include or not to include the viewer's name, but I fully appreciate your hard work and dedication with lots of respect। तो अरशद रहमान साहब, मुझे बहुत अफसोस है कि आपका सवाल मैं पिछली बार नहीं ले पाई, लेकिन आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमेशा देखते रहें। ऐसा नहीं है कि मैंने जानबूझकर आपका कोई सवाल नहीं लिया, हो सकता है मेरी उस पर नज़र ना पड़ी हो, या हो सकता है कि हमारे पास उसके बाद में टाइम ना बचा हो जिसमें हम आगे के सवालों के जवाब दे सकें। आप जानते हैं कि जैसे कि मैंने इस बार जब ये पोस्ट डाली थी कि आप अपने सवाल पूछे, तो तकरीबन 350-400 सवाल इस वक्त मेरे पास इकट्ठा हैं, और जो एक एपिसोड बनता है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 सवालों के जवाब ही दे पाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम 20 मिनट से ज़्यादा का वीडियो बनाना बोरिंग हो जाता है, आप लोगों के लिए देखना बोरिंग हो जाता है। तो चूंकि मैं जो सवाल लेती हूँ ज़्यादातर वो ऐसे लेती हूँ जो आजकल के यानी रीसेंट सिचुएशन से जुड़े हुए हैं, ताकि इससे फ्रेश जो टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाएं। तो हो सकता है कि किसी वजह से आपका सवाल रह गया हो, और भी ऐसे लोग होंगे जिनको इस तरह की शिकायत होगी कि मैंने आपका सवाल नहीं लिया। तो मैं उन लोगों से इस बात का कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग अपना दिल छोटा ना करिए। इस बार मैंने सोचा है कि जितने भी सवाल पूछे गए हैं उनके धीरे धीरे करके मैं सबके जवाब दूंगी, चाहे इसके मुझे काफी सारे एपिसोड्स बनाने क्यों ना पड़े। तो सवाल और जवाब का ये सेशन जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दे, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com Dr. अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो ये सवाल है जाफर हुसैन साहब का। वो पूछते हैं कि आई एम श्योर सम पॉलिटिकल ब्लड इज फ्लोइंग इन योर बॉडी, और might be you have inherited these qualities from your father or grandfather who had some political background. Otherwise, how can it be possible for a doctor to come with such exceptional analysis of accurate ground report and beautiful voice? God has blessed you with such unusual qualities. You are doing good job bringing true news to us. May Allah take care of you and your health. तो जाफर हुसैन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी सारी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप इसी तरह अपनी दुआओं में हमें याद रखें। लेकिन मैं यहाँ पर आपका सवाल में जो एक क्लैरिटी आपको चाहिए वो मैं आपको बता दूँ कि मैं किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ। मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड हो, वो मेडिकल फील्ड से ही रिलेटेड है। मेरी फैमिली में ज़्यादातर लोग डॉक्टर्स हैं, और इसी वजह से शायद यही वजह है कि मैं पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीज़ें भी उन लोगों के साथ डिस्कस नहीं कर सकती हूँ। एक्चुअली मेरा जो पॉलिटिक्स में और न्यूज़ में खुद से ही इंटरेस्ट रहा है, और मैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स और न्यूज़ को फॉलो करती हूँ। और जहाँ मैं काम करती हूँ वो भी पूरा मेडिकल फील्ड है, सारे डॉक्टर्स नर्सेस सब हमारे बीच में रहते हैं, तो वहाँ भी मैं पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाती। और यही नहीं, जब मैं किसी पार्टी में जाती हूँ तो वो लोग भी जो होते हैं वो ज़्यादातर सब नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड के होते हैं, और उनके साथ भी मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड मैं उनसे क्या डिस्कस करूँ। हालांकि वो लोग, ये बात है कि वो लोग मुझसे सवाल पॉलिटिक्स से रिलेटेड पूछते रहते हैं और मैं उनको जवाब देती रहती हूँ। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि हालांकि जो मेरा बैकग्राउंड है वो नॉन पॉलिटिकल है, वो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, लेकिन मैं पॉलिटिकल लीडर्स से मिलती रहती हूँ, उनसे सवाल जवाब होते रहते हैं, हमारे बीच में उनसे डिस्कशन भी होते रहते हैं। जैसा कि शायद अगर आप लोग हमारे फेसबुक पेज पर या फेसबुक टाइमलाइन पर आपने देखे होंगे कि हमारी बहुत सारी पिक्चर्स हैं पॉलिटिशियंस के साथ, पॉलिटिकल लीडर्स के साथ। तो जब मुझे कोई जिज्ञासा होती है, मुझे कोई क्यूरियोसिटी होती है, तो मैं उनको फ़ोन करके उनसे सवाल करती हूँ और वो मुझे जवाब देते हैं। तो दोस्तों, अब हम अपने अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल पूछा है राजेश गौड़ साहब ने। वो पूछते हैं कि मैडम, आर यू स्टिल बिलीव दैट यू टोल्ड अस इन योर वीडियो अबाउट मोदी बिल गेट्स? इज इट ट्रू? आई मीन टू से, इज इट और वॉज इट ऑल प्लान्ड?
तो राजेश गौड़ साहब, जैसा कि मैंने अपने पुराने दोनों वीडियोस में जहां मोदी, बिल गेट्स और कोरोना से रिलेटेड बातें करी थी, वो मैंने पूरी स्टडी करी थी और मुझे नहीं लगता कि वो सारी चीज़ें कोइंसिडेंस हो सकती हैं जो मैंने आपको बताई थी। क्रोनोलॉजी, उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। क्रोनोलॉजी मतलब ये पॉलिटिक्स ऐसी चीज़ है, पावर ऐसी चीज़ है, इकोनॉमिक्स ऐसी चीज़ है कि ये सब प्लान्ड होती है। यहाँ कुछ ऐसा नहीं होता कि एक कोइंसिडेंस हो जाता हो। तो मेरे हिसाब से तो ये सब कोइंसिडेंस नहीं था। ये सब जो क्रोनोलॉजी थी, अगर आप लोग उस पर नज़र डालें तो आप लोग को पता चलेगा कि ऐसा कोई बाई चांस नहीं हो सकता है। और बाकी आप लोगों की मर्जी, पर मुझे आप लोगों से ये इल्तिजा है कि आप लोग मेरा वो वाला वीडियो ज़रूर देखें और ध्यान से देखें, क्योंकि मैंने इसमें जितनी भी चीज़ें बताई हैं वो सब डेट वाइज बताई हैं। जो क्रोनोलॉजी वाली बात मैंने आपको बताई थी डेट वाइज, उसकी ये क्लिप मैं आपको दोबारा इस वीडियो में लगा देती हूँ। उसके बाद आप लोग खुद डिसाइड करिए कि ये कोइंसिडेंस था या ये एक सब प्लान चीज़ थी। दोस्तों, बेशुमार दौलत कमाने के लिए बहुत ज़बरदस्त और बेहतरीन प्लानिंग की ज़रूरत होती है। ऐसे ही कोई बिल गेट्स नहीं बन जाता। पर मेरा काम है आपकी ज़िंदगी से जुड़े मुद्दों को लेकर दुनिया का कौन सा इंसान किस तरह का चोला पहनकर, कौन सा मुखौटा लगाकर क्या काम कर रहा है, उससे जुड़े सच को सबूतों के साथ आपके सामने रखना, ताकि आप लोग खुद फैसला कर सके कि जिन लोगों को आपने सत्ता के तख्त पर बैठाया है वो आपकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं या फिर किसी ताकतवर और दौलतमंद इंसान के साथ मिलकर बेशुमार दौलत कमाने की प्लानिंग का हिस्सा बन चुके हैं। दुनिया भर के मुल्क के राजनेता कोरोना वायरस के दौर में आ रही कठिनाइयों से परेशान हैं, पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत पहले ही देशवासियों से कह दिया था कि इन कठिनाइयों के दौर में अवसर तलाशें, यानी अपॉर्चुनिटीज तलाशें, आत्मनिर्भर बने। और हाँ, एक और इंसान है, महान परोपकारी, द ग्रेट फिलैंथ्रोपिस्ट बिल गेट्स, जिसने कोरोना काल के शुरू होने से पहले ही इसमें आने वाली कठिनाइयों में अपनी अपॉर्चुनिटी को तलाशते हुए इसकी प्लानिंग बहुत पहले ही शुरू कर दी थी। तो दोस्तों, बिल गेट्स साहब ने अपनी दौलत को 2 गुना 3 गुना करने के लिए इस महामारी के दौर में क्या प्लानिंग करी है, और क्या मोदी जी उनकी इस प्लानिंग में मदद कर रहे हैं, और अगर मदद कर रहे हैं तो किस तरह की मदद कर रहे हैं, ये फैसला आपको करना होगा। मेरा काम है आपके सामने कुछ छुपे हुए राज पर से पर्दा उठाना, ताकि आप लोग सच की तस्वीर को साफ साफ देख सकें। तो दोस्तों, यहां मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था जिसका टाइटल था इस महामारी का बिल गेट्स और मोदी से कनेक्शन, उसमें मैंने आपको बताया था कि कोरोना वायरस का पहला केस चाइना के वुहान शहर में 17 नवंबर 2019 को सामने आया था, और उसके ठीक एक दिन के बाद बिल गेट्स साहब भारत पहुंच गए थे और वहां उन्होंने हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन से मुलाकात करी थी। और इस कोरोना वायरस का पहला केस सामने आने से ठीक 1 महीना पहले बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ मिलकर साइमुलेशन ग्लोबल पैंडेमिक एक्सरसाइज का एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था जिसका नाम था 201, और उसमें इस पर एक्सरसाइज करी गई थी कि अगर कोई वायरस पैंडेमिक बनकर उभरता है तो इसमें कितने लोगों की जानें जाएंगी और वैक्सीन कितने दिनों में तैयार होकर सामने आ जाएगा। और इस ग्लोबल पैंडेमिक एक्सरसाइज से तकरीबन 20 दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को न्यूयॉर्क में ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से बिल गेट्स ने खुद अपने हाथों से नवाजा था। तो दोस्तों, जिन लोगों ने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है वो देख सकते हैं, ताकि आप आगे की कहानी को सही से समझ सकें। बहरहाल, उसमें जो मैंने क्रोनोलॉजी समझाई थी उसकी एक क्लिप मैं इस वीडियो में लगा देती हूं, ताकि आपको आगे की कहानी समझ आ सके। तो दोस्तों, साल 2019 में अक्टूबर के महीने के बीच में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था साइमुलेशन ग्लोबल पैंडेमिक एक्सरसाइज का, जिसका नाम था 201। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था बिल गेट्स एंड मेलिंडा फाउंडेशन ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मदद से। डेट नोट कर लीजिएगा इस इवेंट की। डेट है मिडिल ऑफ अक्टूबर 2019, और उसके बाद 17 नवंबर 2019 को चीन के वुहान में पहला कोरोना वायरस का केस सामने आया था। यानी कि इस ग्लोबल पैंडेमिक एक्सरसाइज के ठीक 1 महीने के बाद वो कोरोना वायरस जिसने पैंडेमिक बनकर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रखा है, उसका पहला केस सामने आया था। इस साइमुलेशन ग्लोबल पैंडेमिक एक्सरसाइज के इवेंट 201 की डेट से मैं अब आपको 20 दिन पहले ले चलती हूं, यानी 25 सितंबर 2019 को।
तो 25 सितंबर 2019 को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को न्यूयॉर्क में प्रेस्टिजियस ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से नवाजा गया था। उनको यह अवार्ड भारत में सफल स्वच्छता अभियान के लिए दिया गया था। अब आप लोग को बता दें कि इस अवार्ड को ऑर्गेनाइज करने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम, तो इस अवार्ड को ऑर्गेनाइज करने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। और मोदी जी को यह अवार्ड खुद बिल गेट्स ने अपने हाथों से दिया था। अब उससे भी कमाल की बात आपको बताती हूं कि मोदी जी को ग्लोबल गोलकीपर का अवार्ड देने वाले बिल गेट्स कोरोना वायरस का पहला केस जो चाइना में 17 नवंबर को सामने आया था, उसके ठीक एक दिन के बाद यानी 18 नवंबर 2019 को भारत पहुंच जाते हैं और उनकी पहली मीटिंग होती है भारत के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की बिल्डिंग में। तो अब आप लोग क्रोनोलॉजी समझ लीजिए कि कोरोना वायरस का चाइना में पहला केस सामने आने से ठीक एक महीना पहले बिल गेट्स फाउंडेशन एक इवेंट ऑर्गेनाइज करता है इसी ग्लोबल पैंडेमिक एक्सरसाइज से रिलेटेड, जिसका नाम है 201। और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वाली डेट से तकरीबन 2 हफ्ता पहले बिल गेट्स खुद अपने हाथों से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से नवाजते हैं। और जब 17 नवंबर 2019 को चाइना में कोरोना वायरस का पहला केस सामने आता है, उसके ठीक एक दिन के बाद यानी 18 नवंबर 2019 को खुद बिल गेट्स भारत पहुंच जाते हैं और वहां वो मुलाकात करते हैं भारत के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन से। अब इतनी सारी चीजें महज एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकती हैं, ये बात आप लोग भी समझ सकते हैं। अब इसके आगे की कहानी दूसरे वीडियो में। तो दोस्तों, आज का सवाल और जवाब का सेशन यहीं पर खत्म करती हूं क्योंकि मुझे अभी जाना है, हॉस्पिटल में मेरे पेशेंट्स भी वेट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। और अगला क्वेश्चन एंड आंसर एपिसोड जरूर जारी रहेगा और हम आपके सवालों के जवाबों को देते रहेंगे, आपके सवालों को उठाते रहेंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/Dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। और दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें।